अभी मिलिट्री लेक्सिकन के अंदर रॉकेट फोर्स जैसी टर्म आई भी नहीं थी। भारत के अंदर एक ऐसा राजा हुआ जिसने खुल के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। हम बात कर रहे हैं मैसूर के टीपू सुल्तान की, जिन्होंने आयरन केस्ड रॉकेट्स का इस्तेमाल किया एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर। इन रॉकेट्स को मैसूरियन रॉकेट कहा जाता था, जिसे एक व्हील्ड लॉन्चर पे रख के ब्रिटिशर्स की तरफ दाग दिया जाता था। ये रॉकेट्स काफी प्रिसाइज थे और ज्यादा रेंज प्रोवाइड किया करते थे। बाद में टीपू सुल्तान भारत की पहली रॉकेट रेजिमेंट भी डेवलप करते हैं, जिसे कुशून कहा जाता था, जिसके अंदर 5000 के राउंड पर्सनल्स को डिप्लॉय किया गया था। लेकिन 1799 के अंदर दुखद घटना घटती है और टीपू सुल्तान बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम में हार जाते हैं। ब्रिटिशर्स इन रॉकेट्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं। बाद में ब्रिटिशर्स इन रॉकेट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं और एक खास कॉन्ग्रीव रॉकेट को डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर विलियम कॉन्ग्रीव ने यह कारनामा करके दिखाया था। बाद में 19वीं सेंचुरी के दौरान एंग्लो नेपोलियनिक वॉर में ब्रिटिशर्स खुल के इन रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस घटना को घटे तकरीबन 200 साल से ज्यादा हो गया है। आज हम भारत में डिबेट कर रहे हैं कि क्या हमें इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स की जरूरत है। रॉकेट टेक्नोलॉजी में हम काफी आगे जा चुके हैं। एट प्रेजेंट आप हमारी मिसाइल कैपेबिलिटीज देखिए, सुपरसोनिक, क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये सब हमारे पास है, लेकिन एट प्रेजेंट ये फ्रेगमेंटेड है, बटा हुआ है। तो डिमांड ये है कि इस पूरे सिस्टम को एक यूनिफाइड कमांड के अंडर लाया जाए, एक सिंगल रूफ के अंदर। जनरल बिपिन रावत का भी यही मानना था। उन्होंने भारत के थ्रेट्स को स्टडी किया। उन्होंने समझा कि हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, थ्रेट एनालिसिस रिक्वायरमेंट ये कहती है कि भारत को एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आप चाइना को देखिए, चाइना ऑलरेडी आर्मी रॉकेट फोर्स बना चुका है और जिसके चलते चाइना के पास आज ये कैपेबिलिटी है कि वो टोक्यो से लेकर इंडियन ओशियन तक कहीं पे भी टारगेट कर सकता है। तो इस थ्रेट को समझते हुए हमें भी जो है ये कैपेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। अब आप देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर बदल चुका है। आज हम कॉन्टैक्टलेस वॉर की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर आप प्रिसीजन टारगेटिंग करेंगे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पे जोर देंगे। शायद इन्फेंट्री असॉल्ट्स की जरूरत ना पड़े। आप ऑपरेशन सिंदूर को समझिए। पाकिस्तान और भारत ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स दागे थे। हमने अपनी तरफ से स्कैल्प, ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। हमारा S-400 या बैरक 8 एयर डिफेंस सिस्टम कंप्लीटली मिसाइल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हो रहा था। हमने पाकिस्तान के फतेह 1, फतेह 2 मिसाइल को इंटरसेप्ट भी किया था, तो इसके अंदर इंटरसेप्टर मिसाइल्स का यूज हुआ। तो यह चीज दिखाती है कि कैसे हमें जो है एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स की जरूरत है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय के दौरान पाकिस्तान ने अपने यहां पे आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बना ली थी और हम भी अब उस रास्ते पे जाने का सोच रहे हैं। आप पहले यूक्रेन रशिया वॉर को भी थोड़ा समझिए कि एक दिन के अंदर रशिया की तरफ से एक खास अटैक हुआ जिसमें 40 मिसाइल्स एक साथ दाग दी गई थी यूक्रेनियन कैपिटल के ऊपर। आप ईरान और इजराइल वॉर को समझिए। 12 दिन के दौरान ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च किया था इजराइल के ऊपर और इजराइल का आयरन डोम कहीं ना कहीं इनइफेक्टिव सा दिखने लगा था। मतलब एयर डिफेंस सिस्टम भी सैचुरेट हो सकते हैं और जिस कारण से इजराइल में काफी नुकसान भी हुआ। इस पूरी लड़ाई के अंदर न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड टच नहीं हुआ। आप समझिए, मतलब आप मैसिव डिस्ट्रक्शन करेंगे बिना न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड टच किए। तो फ्यूचर में भारत पाकिस्तान के केस में भी यह चीज बिल्कुल संभव है। एट प्रेजेंट आप हमारे पूरे मिसाइल सिस्टम को देखिए कि कब हम 1983 के अंदर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लॉन्च करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसे लॉन्च किया था। एट प्रेजेंट आप ब्रह्मोस ऑपरेट कर रहे हैं। आपके पास पिनाक रॉकेट सिस्टम है। आपके पास कई अग्नि सीरीज की मिसाइल्स हैं जिसके अंदर कुछ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी होंगी। तो ये सारी कैपेबिलिटीज आज हमारे पास है। हम चाहते हैं कि पूरा सिस्टम एक कंसोलिडेटेड वे में हमारे यहां पे एक सिंगल कमांड स्ट्रक्चर के अंदर आ जाए, जिसके चलते हम नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर में और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और इसके अंदर डेटरेंस भी होगा। मतलब चाइना जैसे एनिमी को आपको डेटरेंस पे रखना पड़ेगा। चाइना ये कभी ना सोचे कि चाइना के ऊपर रॉकेट या मिसाइल अटैक नहीं हो सकता, वो भारत की तरफ से हो सकता है। दूसरी तरफ आप समझिए कि एट प्रेजेंट हमारा कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम कैसा है। ब्रह्मोस, प्रलय, शौर्य, निर्भय, इसके अलावा पिनाक MK2 सिस्टम। मतलब हम आर्टिलरी भी लेके चल रहे हैं, हम मिसाइल्स भी ले रहे हैं, हमारे पास रॉकेट्स भी हैं। और मजेदार बात यह कि ये एट प्रेजेंट आप दिखेंगे अलग अलग यूनिट्स के हाथ में चल रहा है सारा का। अब चाइना ने जिस कैपेबिलिटी को डेवलप किया है, इंडिया को ना चाहते हुए भी उसको मैचअप करना पड़ेगा। वहीं से ही डेटरेंस हम लेके आएंगे। तो एक आप चाइना के वास्ट जो आर्सनल है
उसको थोड़ा सा मिरर करने की कोशिश करेंगे, मतलब थोड़ा मैचअप करने की कोशिश करेंगे, ताकि डेटरेंस इंपैक्ट जो है वो हमारी तरफ से रहे। दूसरे केस के अंदर हमें यह भी दिखाना होगा और प्रैक्टिस भी करना होगा कि जरूरत पड़ने पर, चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, हमारा रिस्पॉन्स जो है वो प्रोपोर्शनेट रहना चाहिए, इनएडिक्वेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर प्रोपोर्शनेट अटैक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान बार बार टेररिज्म की गलतियां दोहराता रहेगा। एक बार अच्छे से फटकार पड़ने पर पाकिस्तान रुक जाएगा और वो काम हमारा इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स कमांड कर सकता है। अब आप एट प्रेजेंट पूरे सिस्टम को देखिए कि हमारे यहां पे डिफरेंट थिएटर्स हैं। लद्दाख की लड़ाई अलग होगी, राजस्थान में रेगिस्तान की लड़ाई अलग होगी। तो उस तरीके के जो लोकलाइज्ड रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में भी ये रॉकेट फोर्स कमांड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब हिमालयन जो हाइट्स होती हैं वहां पे आपके फाइटर जेट्स की जो मोबिलिटी है वो उतने अच्छे से नहीं रह सकती है ना। डिफिकल्ट होता है माउंटेन के अंदर आप किसी अपने फाइटर जेट को टेक ऑफ करवा रहे हैं, लेकिन उस टेरेन के लिए जो मिसाइल सिस्टम या आपका रॉकेट डिफेंस सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकता है। उसके लिए आपको किसी पायलट की जरूरत नहीं है। आप एक सिस्टम एस्टैब्लिश कीजिए, कहीं पे भी डीप माउंटेन्स के अंदर आप अपने मिसाइल्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। आपको कोई बहुत बड़े लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे रिक्वायर्ड नहीं होगा, क्योंकि फाइटर जेट पूरे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए आपको रनवे बनाने पड़ेंगे, एयरबेस बनाना पड़ेगा। लेकिन हम यहां पे छोटे छोटे आइसोलेटेड मिसाइल यूनिट्स को अपने माउंटेन्स के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वो एक हमारे हाथ में बेहतरीन टूल की तरह काम करेगा। अब आप दूसरा आप समझिए कि भाई हमें एक चीज एस्टैब्लिश करनी है, डेटरेंस बाय डिनायल। मतलब हम मेक श्योर करेंगे दुश्मन को यह पता हो कि भारत जो है काफी स्विफ्टली, प्रिसाइजली प्रोपोर्शनेट रेस्पॉन्स कर सकता है, तो सामने वाली पार्टी पंगा लेगी ही नहीं। हमारा जो ये रॉकेट फोर्स कमांड होगा वो चाइना से अलग होगा। चाइना के रॉकेट फोर्स कमांड का सिस्टम ऐसा है, उन्होंने न्यूक्लियर और कन्वेंशनल रोल को इंटीग्रेट किया हुआ है। भारत के केस में जो हम आईआरएफ बनाएंगे वो स्ट्रिक्टली नॉन न्यूक्लियर होगा। तो ये क्लैरिटी हमें ऑलरेडी पहले ही है, ठीक है। जिसके बाद आप इस सिस्टम को अपने रियल टाइम सर्विलेंस टारगेटिंग सिस्टम के साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और एक बेहतरीन वे में हमारा जो है एयर डिफेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी को पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं।